सारणिक। यदि समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दो चर का समीकरण है, और वैसे ही a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, यहाँ से हम x और y का विलोपन कर दें अर्थात x और y का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। अब हम इसको तिर्यक गुणा करके हल करेंगे तो a1 और b2 का गुणा हो जाएगा, सेम वैसे a2 और b1 का गुणा हो जाएगा, और इसको हम माइनस करके a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें जो a1 b2 माइनस a2 b1 प्राप्त हुआ है, इसको हम दो खड़ी रेखाओं के रूप में, दो खड़ी रेखाओं के बीच में व्यक्त करेंगे। ये हो जाएगा a1 b1 a2 b2 इक्वल टू 0, अर्थात इन्हीं रेखाओं के बीच में जो तत्वों को, जो अवयवों को हम व्यक्त करते हैं, यही सारणिक कहलाता है। तो इस तरह से हम सारणिक को दो खड़ी रेखाओं के रूप में लिखते हैं। चूंकि हम इस सारणिक में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रो और दो कॉलम है, इसलिए इसको द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। अब सारणिक के अवयव देखते हैं। यहाँ हम उपरोक्त सारणी में a1 b2 तथा a2 b1 सारणिक के अवयव कहलाते हैं। पंक्ति किसी सारणिक में बाईं ओर से दाईं ओर के क्षैतिज अवयव पंक्ति का निर्माण करते हैं। प्रथम पंक्ति को R1 से, द्वितीय पंक्ति को R2 से तथा तृतीय पंक्ति को R3 से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ही स्तंभ अर्थात कॉलम किसी सारणिक में ऊपर से नीचे के ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ का निर्माण करते हैं। प्रथम स्तंभ को C1 से, द्वितीय स्तंभ को C2 से तथा तृतीय स्तंभ को C3 से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमको समीकरण ऐसा दे दे, अर्थात तीन चर का हमको समीकरण दे दे, जैसा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x और y का विलोपन कर दें तो हमको कुछ इस तरह से उनका हल प्राप्त होता है। a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको, इसके वाम पक्ष को संकेत के रूप में हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दो खड़ी रेखाओं के बीच में पहले कॉलम में a1 a2 a3 को, दूसरे कॉलम में b1 b2 और b3 को, और तीसरे कॉलम में c1 c2 और c3 को। चूंकि यहाँ पर तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है, अतः यहाँ तृतीय कोटि का सारणिक कहलाता है। आइए अब हम द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि से संबंधित, इसके विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है, प्रश्न एक, सारणिक 1 2 3 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हल करते हैं। माना डेल्टा, सारणिक को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, तो मान लेते हैं सारणिक डेल्टा के बराबर है, और ये है हमको दिया है 1 2 3 4। चूंकि सारणिक का आविष्कार, सारणिक का निर्माण हमने दो चर को हल करके उसके मान को दो खड़ी रेखाओं के रूप में व्यक्त करके बनाए हैं या बनाया गया है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो अब इसको विस्तार करेंगे या प्रसार करेंगे एक प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। जैसे कि हम इस 4 देख रहे हैं तो 4 का गुणा 1 से हो जाएगा, और वैसे ये 3 देख रहे हैं तो इस 3 का गुणा 2 से गुणा हो जाएगा। तो हम इसको नीचे में कैसे लिखे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस करेंगे और 3 इंटू 2। तो 1 इंटू 4, 1 4 जा 4, और माइनस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 में 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2, जो कि हमारा उत्तर होगा। अब आइए इससे संबंधित एक और प्रश्न करते हैं। यदि -6 2 3 4 इज इक्वल टू 18 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम इसको हल करके m का मान प्राप्त करेंगे। तो हमको जो दिया है हमने वैसे ही लिख दिया इसको। फिर वैसे यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे
-6 का m से गुणा होगा तो -6m होगा, बीच में माइनस करेंगे और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 2 6 होगा और ये 18। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -6 को हम पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में। तो चूंकि ये माइनस है और इसका पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस राइट साइड में आएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 18 + 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 + 6 हो गया 24, और अगर हम 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24। चूँकि माइनस को हम लेफ्ट या राइट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हमने माइनस को राइट साइड में कर दिया, तो इस तरह से हमको m का मान मिला -4। वैसे ही आइए एक और प्रश्न हम करते हैं। यदि सारणिक x - 2 -3 3x 2x = 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम हल करके x का मान प्राप्त करेंगे। तो जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया। फिर वैसे यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2x का यहाँ पर ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो 2x का यहाँ x - 2 से गुणा हो जाएगा, और वैसे ही 3x का -3 से गुणा हो जाएगा। तो हमने उसको वैसे ही लिख दिया 2x × x - 2 और माइनस किए, फिर वैसे ये -3 का इस 3x से गुणा हो गया। अब देखते हैं आगे। तो 2x से x से गुणा होगा तो x और x का गुणा x² हो गया, और 2x और -2 का गुणा तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और ये 2 2 जा 4 और x का x। यहाँ पर हम देखते हैं माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया, और ये 3 3 जा 9 और x का x = 0। 0 यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी, ये है अपना राइट साइड की वैल्यू तो अभी 3 है, तो यहाँ पर अभी आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, 2x², यहाँ पर -4x और +9x है, तो जब भी माइनस और प्लस होता है हमेशा उनको हम माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9x में 4x को माइनस करेंगे तो 5x आएगा। चूँकि इन दोनों में बड़ी वैल्यू 9 है तो उसका चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर राइट साइड में 3 है, उसको हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे। चूँकि यहाँ प्लस था तो लेफ्ट साइड में पक्षांतर होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और ये -3। चूँकि -3 लेफ्ट साइड में आ गया तो उसका जगह खाली है तो वहाँ पर अब हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि हमें एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है। ये एक वर्ग समीकरण है। जब हम इसको वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो a की वैल्यू और c की वैल्यू को गुणा करते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पर ये 2। सेम वैसे हम देखते हैं c की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 2 3 जा 6 होगा। अब हमको 5x को ऐसे तोड़ना है कि उसको जो 6x को हमको ऐसे तोड़ना है कि उसको जोड़े या घटाए हमको 5x मिले। तो हम देखते हैं 6 1 जा 6, तो 6x - 1x, 6 में 1x को माइनस करेंगे तो ये 5x आ जाएगा। तो ये 6x - 1x, और ये -3 वैसे ही है। आइए देखते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर हम देखते हैं 2x² + 6x, यहाँ से हम 2x को कॉमन निकाल देंगे। तो 2x² से अगर हम 2x निकालते हैं तो 2 तो निकल गया, और x² से 1x निकलेगा तो 1x बच जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 6x से 2 निकल गया तो 3 बचा, और चूँकि x तो कॉमन निकल जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में माइनस है, -1x और -3 दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन कर दिए, और दोनों में 1 है तो 1 को भी कॉमन कर दिए। तो -1x से -1 निकल जाएगा तो +x बचेगा, और -3 से भी -1 निकल गया तो +3 बचेगा। अब यहाँ से x + 3, और वैसे यहाँ पर से भी x + 3 को हम कॉमन निकाल दिए, तो ये 2x और ये -1 बचा, उसको एक साथ लिख दिया, और ये = 0। चूँकि ये दोनों गुणा के रूप में है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो हम इन दोनों को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने ये दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिए, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पक्षांतर होकर राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो गया, और 1 पक्षांतर होकर राइट साइड आएगा तो इधर माइनस है तो 1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड के रूप में है, वो भी जब पक्षांतर होकर राइट साइड में आएगा तो गुणा के रूप में रहता है तो वो भाग के रूप में नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हमको x की दो वैल्यू आएगी, मिलेगी -3 और 1/2।
तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं उपसारणिक। उपसारणिक यानी कि माइनर्स। किसी अवयव का उपसारणिक दिए हुए सारणिक से उस अवयव यानी पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त सारणिक होता है। आइए आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमको एक सारणिक दिया है A11, A12, A21, A22। यहाँ पर 1 उसकी स्थिति को दिखा रहा है, अवयव की स्थिति। जैसे 1 ये पहला रो और ये पहला कॉलम में है। और यहाँ पर हम देखते हैं A12, तो इनकी अवयव ए की स्थिति क्या है, 1 अर्थात पहला रो और 2 अर्थात दूसरा कॉलम। वैसे यहाँ पर A22 मतलब इसकी स्थिति है ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो अब माइनर क्या हो जाएगा, जैसे कि A11 का उपसारणिक निकालो बोलता है, तो उपसारणिक को हम कैपिटल M से दिखाएंगे। चूंकि उपसारणिक को माइनर बोलते हैं तो इसलिए इसको कैपिटल M से दिखाएंगे। और 1 अर्थात 1 स्थिति का उपसारणिक। तो हमने अभी क्या देखे थे, पहले रो और पहले कॉलम को हटा देंगे। हमारा परिभाषा यही बोलता है कि पहली अवयव जिस पंक्ति एवं जिस स्तंभ पर है उसको छोड़ देने पर जो हमको प्राप्त होता है वो उसका सारणिक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं A11 कहाँ पर स्थित है, पहले रो और पहले कॉलम। तो पहले रो और पहले कॉलम को हटा देंगे या छोड़ देंगे तो जो मिलेगा वो उसका सारणिक होगा, उपसारणिक होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये पहला रो को हटा देंगे और वैसे ही ये दूसरे रो को हटा देंगे। तो पहला रो और दूसरे रो को हटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, A22। तो यही हो जाएगा A11 का उपसारणिक। वैसे A12, यहाँ हम देखते हैं A12 का उपसारणिक को हम दर्शाएंगे कैपिटल M12 से। और ये क्या होगा यहाँ से देखते हैं हम, पहला रो और दूसरे कॉलम को हटा देंगे तो हमको मिलेगा 81। तो यही 81 यहाँ पर हम देखते हैं ये बन जाएगा A12 का उपसारणिक। वैसे ही A21 का उपसारणिक को हम M21 से दिखाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं इनकी स्थिति क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा दूसरा रो और पहला कॉलम। ये देखते हैं हम, ये दूसरा रो हो गया और ये हमारा पहला कॉलम, तो हमको मिल गया A12। सिमिलरली हम यहाँ आ जाते हैं A22 का उपसारणिक। तो उसकी स्थिति क्या है A22 की, दूसरी रो और दूसरी कॉलम। तो दोनों को हटा देंगे, दूसरे रो और दूसरे कॉलम को, तो हमको क्या मिलेगा, ये देखते हैं। दूसरे रो और दूसरे कॉलम को हटा दिए हमने तो हमको सिर्फ A11 बचा। तो वही A11 उपसारणिक हो जाएगा। आशा समझ में आई होगी। आइए अब तृतीय कोटि का उपसारणिक देखते हैं। हमको एक सारणिक दे दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पर A11 अर्थात पहला अवयव का उपसारणिक क्या होगा, हम इसको M11 से दर्शा रहे हैं। और हम देखते हैं A11 की स्थिति क्या है, ये पहली रो और पहली कॉलम को दर्शा रहा है। तो उपसारणिक का परिभाषा बोलता है कि उसकी जो स्थिति वाली अवयव है, यानी कि वो जिस स्थिति पर है, यानी कि वो जिस स्तंभ और जिस कॉलम में है, जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में है, उसको छोड़ देने के बाद जो अवयव बचता है वो उसका उपसारणिक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली रो और पहली कॉलम पर स्थित है अवयव, तो उसको हटा देंगे। आइए देखते हैं, पहली रो को हटा देंगे और पहली कॉलम को हटा देंगे तो ये जो बचता है ये कहलाएगा उपसारणिक। उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। वैसे A22 का देख लेते हैं। A22 की स्थिति क्या है, दूसरी रो और दूसरी कॉलम। तो यहाँ से हम उसको हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये दूसरी रो को हटा देंगे और ये दूसरी कॉलम को, तो क्या बचा A11, A13, A31 और A33। तो इस तरह से ये हमको उपसारणिक प्राप्त हुआ। वैसे A33 का उपसारणिक क्या होगा, इनकी स्थिति है तीसरी रो और तीसरी कॉलम। तो हम ये तीसरी रो और तीसरी कॉलम को हटा देते हैं तो ये जो बच जाएगा A11, A12, A21 और A22, ये हो जाएगा उपसारणिक। अब देखते हैं सहखंडज। सहखंडज का आगे बहुत उपयोग होगा जब हम इनवर्स निकालेंगे अवयव का, सारणिक का, तब सहखंडज का उपयोग होगा। तो यहाँ देखते हैं सहखंडज अर्थात कोफैक्टर। यदि कोई अवयव Aij
ये उसकी स्थिति दर्शा रही है अवयव की। आवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में स्थित है, तब ए आई जे का सहखंडज हमको किस रूप में प्राप्त होगा? ए आई जे इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? -1 की पावर में आई प्लस जे कर देंगे, अर्थात आई वो कौन से रो पर है और जे कौन से कॉलम पे है, उसको जोड़कर -1 के पावर में लिख देंगे। और एम आई जे, ये एम आई जे माइनर है, जो माइनर हमने अभी पढ़े हैं माइनर निकालना। तो आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि हमको ये सारणिक दे दिया है, तो सारणिक में A11 यानी कि पहले अवयव का कोफैक्टर अर्थात सहखंडज निकालने को बोलता है। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से दर्शाएंगे, सॉरी कैपिटल ए से दर्शाएंगे, और 11 उसका स्थिति दर्शा रहे हैं। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? -1 की पावर में क्या करेंगे? आई प्लस जे करेंगे, अर्थात आई उसकी स्थिति दर्शाएगी, रो की स्थिति। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट रो पर है वो, तो ये पहला रो यानी 1, और 1 कॉलम को दर्शा रहा है, तो ये 1 यानी पहले रो और पहला कॉलम। और M11 हो गया माइनर। तो अब माइनर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं -1 की पावर में 1 प्लस 1 यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 के ऊपर में स्क्वायर यानी कि कोई भी सम संख्या आता है तो उस सामने का माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा और बचेगा सिर्फ M11, अर्थात माइनर हमको निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पहला रो और पहले कॉलम को हटा देंगे, तो ये जो अव्यवस्था A22, A23, A32 और ये 33, ये हो जाएगा हमारा सहखंडज। सेम वैसे A12 का सहखंडज निकालने को बोलेगा, तो उसको हम कैपिटल A2 से दर्शाएंगे, और -1 की पावर में क्या करेंगे? रो की संख्या 1 और उसकी पोजीशन में कॉलम है 2, तो 1 प्लस 2, और ये हो गया माइनर M12। तो यहाँ पर हम देखते हैं -1 की पावर में 1 प्लस 2 यानी कि 3 आएगा, और किसी संख्या की घात में, किसी माइनस संख्या की घात में विषम संख्या आए तो सामने माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा M12। M12 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आएगा M12। तो हम क्या करेंगे? पहले रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे। यहाँ से हम पहले रो को छोड़ देंगे और ये दूसरे कॉलम को, तो हमें क्या मिलेगा? A21, A23, A31 और ये 33। तो ये हमको यहाँ पर प्राप्त हुए। वैसे अगर हम A21 का सहखंडज निकालते हैं तो इसको हम कैपिटल A21 से दर्शाएंगे, और सूत्र के हिसाब से -1 की पावर में क्या हो जाएगा? ये 2 का 2 यहाँ पर और प्लस करके ये 1 का 1 यहाँ पर, और ये उसका माइनर M21। तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर में 2 प्लस 1 यानी कि -3 आएगा, और -1 की पावर में विषम संख्या है, इसका मतलब वो माइनस रहेगा, और M21 उसका माइनर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रो और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास क्या बचेगा? A12, A13, A32 और A33। तो वही हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है। वैसे ही अगर हम को A22 का सहखंडज निकालने को बोले तो A22 हो जाएगा कैपिटल A22, और -1 की पावर में सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को जोड़ देंगे, और ये उसका हमने निकाल दिए माइनर। तो अभी क्या हो गया? -1 की पावर में 2 प्लस 2 यानी कि +4, तो -1 की पावर में 4 आएगा तो वो प्लस रहेगा, और ये M22 उसका सहखंडज, सॉरी माइनर। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रो और ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम, तो बचेगा A11, A13, A31 और ये 33। तो इस तरह से हम सहखंडज प्राप्त करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सहखंडज निकालने के लिए हम द्वितीय कोटि के सारणी का उपयोग कर रहे हैं। तो आइए हम सारणी 1, 3, -1 और 2 का सहखंडज प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमको पहला अवयव है 1, तो 1 का सहखंडज हो जाएगा A11, और हमको पता है कि हम क्या लिखते हैं? -1 की पावर में रो और कॉलम को ऐड करते हैं, तो उनकी रो है 1 और कॉलम भी है 1, तो ये 1 प्लस 1, और यहाँ पर माइनर, तो ये M और 1 1। तो हम -1 की पावर में 1 प्लस 1 अर्थात ये 2 होगा, और -1 का स्क्वायर हो गया तो वो +1 होगा, और ये M11 हो जाएगा उसका माइनर। और M11 अर्थात फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा और ये
फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो हमको यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये हमको सहखंडज प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अवयव है 3, तो 3 का सहखंडज क्या हो जाएगा, A12 -1 की पावर में क्या रखेंगे, उसकी कौन सी रो है 1 और कौन सा कॉलम है 2, तो दोनों को प्लस कर दिए और यहाँ पर लगा दिए उसका माइनर। तो -1 की पावर में 1 + 2 अर्थात 3, तो -1 की पावर में 3 आएगा यानी कि क्यूब आएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर M12 हम वैसे के वैसे लिख दिए। अब हम निकालेंगे माइनर, तो M12 का क्या होगा माइनर, ये हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा -1। तो यहाँ पर हमको -1 प्राप्त हुआ और -1 और -1 का गुणा होगा तो +1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अवयव -1 यानी कि तृतीय अवयव का हमको निकालना है सहखंडज। तो उसका स्थिति क्या है हम देखते हैं, ये है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 8 से दर्शाएंगे और निकालने का तरीका वही, -1 की पावर में रो और कॉलम को 8 कर दिए और यहाँ पर लिख दिए माइनर। अब -1 की पावर में 2 + 1 अर्थात 3 हो जाएगा, तो -1 का क्यूब यानी कि हमको मिलेगा माइनस और ये हो गया इसका माइनर। तो इसकी माइनर हमको प्राप्त करना है, बस सामने माइनस कर देंगे तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। सॉरी, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो हमको 3 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमको 3 प्राप्त हुए, -3 प्राप्त हुआ है टोटल। सेम अब 2 का निकालते हैं सहखंडज। यहाँ पर 2 है तो 2 की स्थिति देखते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो इसका सहखंडज को हम कैपिटल ए से दर्शाएंगे और ये उसकी स्थिति होगी 2 2, तो -1 की पावर में 2 + 2 और ये हो गया उसका माइनर। -1 की पावर में 4 हो जाएगा, इसका मतलब वो प्लस रहेगा और यहाँ पर उसका माइनर हमको लिख देना है। तो ये हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर हमको 1 प्राप्त होता है। तो ये 1। इस तरह से हमने सारणी के कोफैक्टर और माइनर निकालने का तरीका सीखा। ये सारणी की सामान्य अवधारणाएं हैं जिसका आगे बहुत ही उपयोग होता है और जब हमको ए इन्वर्स निकालना होता है तब इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।